हर किसी के माइंड में ये आता है कि मेरी जॉब सिक्योर है या चली जाएगी, क्या हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बैड एस्पेक्ट के बारे में देखें तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो जॉब है, जो सालों की मेहनत है, कहीं ना कहीं उस पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है कि ये जो डेटा है ना, यूएस के पास डेटा है तो शायद उतना खतरनाक नहीं है बिकॉज वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम मान सकते हैं। पर चाइना के पास अगर वो डेटा जा रहा है, स्पेशली इंडियंस का डेटा जा रहा है बहुत की वजह से। हाँ। और ये जो सर्वर्स है ना डीप सी के, सारे चाइना में लोकेटेड है। एक एआई कंपनी अगर बना रहा हूँ तो मैं ना फाइनेंस के लिए 5 लोगों को हायर करूँ, एचआर के लिए 5 को हायर करूँ, ऑपरेशंस के लिए 20 को हायर करूँ, ऐसा ना करूँ करके मैं क्या करूँगा, मैं 3 बंदों को हायर करूँगा, ठीक है, जो जिनके पास फाइनेंस का डिसेंट नॉलेज है, जिनके पास एचआर का डिसेंट नॉलेज, जिनके पास ऑपरेशंस का नॉलेज है मेरे सेक्टर का, और वो एआई टूल सीख लेते हैं। तो मेरा क्या हो रहा है, एक बंदे से मैं 10 बंदे का काम ले रहा हूँ, 10 लोगों का काम ले रहा हूँ, मेरा कॉस्ट बच गया, ऐसा बिजनेस उनको काम मिल गया है। ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होगा। हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग बहुत है, लेकिन अभी एआई के कारण ऐसा दिख रहा है कि जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है ना, दे आर एट एन एडवांटेज। क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कोरिया है, वो लोग रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं एआई में। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, क्योंकि बस लोग कम है तो काम करने के लिए चाहिए एआई, है ना। लोग को मैनेज करना मुश्किल है, एआई को मैनेज करना आसान है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में कि एआई के एरा में आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बना सकते हैं। हर किसी के माइंड में ये आता है कि मेरी जॉब सिक्योर है या चली जाएगी, क्या हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शरद जी मौजूद है, जो आपको इसमें बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट पे जानकारी देंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। शरद जी, अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। एनएसआईटी से मैंने बीटेक करा है, ओके। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। बट मैं हमेशा से चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बिलीव करता था, तो मैंने अपने आप को अलग अलग स्किल्स सिखाया उस समय भी। कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स भी, बहुत सारे वेंचर्स उस टाइम ट्राई करे। मैंने एमबीए करा इरमा से। अभी मैं 2 कंपनी चलाता हूँ, एक एडटेक कंपनी लाइफशील्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एजिलिटी एआई प्राइवेट लिमिटेड जी। और साथ के साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को सिखाने में विश्वास रखता हूँ, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट एलएलबी प्रोग्राम भी कर रहा हूँ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सही है। तो शरद जी, अभी एआई का एरा चल रहा है, लोगों में पागलपन है, एक जादू सा छाया हुआ है कि भाई एआई से उनकी सारी चीजें हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब जाने का खतरा भी हर एक बंदे को लग रहा है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो एआई को आप कैसे देखते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आज जब से एआई शुरू हुआ है, जब से हमारे सैम ऑल्टमैन ने पहला चैट जीपीटी लॉन्च किया 2023 में, लोगों को ये लग रहा है। और मुझे तो याद है, उस टाइम मैं एक एग्रीटेक कंपनी के साथ काम किया करता था, तो उसमें एक कॉपी राइटर हुआ करती थी, जिनकी ठीक ठाक सैलरी थी, अच्छा खासा काम था, और चैट जीपीटी आते ही उनको जाने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि उनका काम चैट जीपीटी से हो रहा था। देन तो लेकिन उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सीखे, और अभी भी वो जॉब मार्केट में है, अच्छा काम कर रही हैं किसी और जगह पे। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि अगर आप खुद को अपस्किल कर रहे हो, कुछ रोल्स इररिलेवेंट होंगे, बट कुछ नए रोल्स रहेंगे हमेशा, तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा जॉब मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए। तो बेसिकली एआई मतलब किस टाइप के जॉब पे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है एआई की वजह से? तो एआई के कारण जो लो एंड जॉब्स हैं, जिसमें क्रिएटिविटी का ज्यादा स्कोप नहीं है, रिडंडेंट जॉब्स हम कह सकते हैं, वो तो एआई बिल्कुल खत्म कर ही रहा है बहुत तेजी से। जैसे कि मैंने कॉपी राइटर का बताया आपको, आप डेटा एंट्री वाले जॉब्स हैं वो नहीं देखेंगे अब आप जो आप कह सकते हो कि जो सपोर्ट फंक्शंस हैं वो नहीं देखोगे आप। जैसे कि एक प्रोफेसर है, ठीक है, कि जो कॉलेजेस में एक प्रोफेसर होते हैं प्लस एक टीचिंग असिस्टेंट भी होते हैं उनके साथ, जो उस प्रोफेसर को सपोर्ट करते हैं। तो वो टीचिंग असिस्टेंट का काम एआई उनसे अच्छा कर लेगा, कर रहा है, तो वो जॉब आप नहीं देखोगे। तो ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च वाले जॉब्स हैं, रिसर्च में एआई बहुत अच्छा है, ठीक है। रिसर्च वाले जॉब्स धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं और बहुत तेजी से एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो ऐसे बहुत सारे हैं ना जहाँ पे लो एफिशिएंसी वाली चीजें जॉब्स हैं, वो आप कम देखोगे। एचआर में ऑटोमेशन एआई बहुत तेजी से आ रहा है। ओके, एचआर में भी। एचआर में बहुत तो तेजी से एचआर की भी जॉब खतरे में है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। एचआर ओके। में तो अब देखिए, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ जिसमें 12 लोग हैं, और एचआर का ज्यादातर काम हमने ऑटोमेट कर रखा है, तो काम चल जाता है। तो इसे आईआईटी के फील्ड में आप कर लो, बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीजों में भी ये। एआई कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो यहाँ पे एआई नहीं होगा। ठीक है। ओके। I'll put it in the words of जेफ बेजोस, Amazon के जो फाउंडर हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। ओके। ही टुक अ रिटायरमेंट, बहुत पैसा बना लिया, अब लाइफ एंजॉय करनी थी उनको, बट देन ही केम बैक। और अभी इन हिज ओन वर्ड्स ही सेज ही इज डिवोटिंग 95% ऑफ हिज टाइम्स टू एआई। एआई। एंड Amazon इज डेवलपिंग थाउजेंड्स ऑफ एप्स जो अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे। ओके। तो आप ऐसे समझ लो कि आप चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, वहां भी एआई आएगा सपोर्ट करने। आप कंटेंट क्रिएटर हो, वहां भी एआई सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा आपको। आप स्पोर्ट्स में हो, वहां भी आपको एआई की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप एक डॉक्टर हो, वहां भी जो कंपाउंडर का काम आप देख रहे हो ना, उसमें आप देखोगे बहुत जल्दी एआई एजेंट्स कंपाउंडर का काम इसे करेंगे। थोड़ा सा ना ब्रेक करके हम चलते हैं। लाइक कि पहले अगर टीचर की जॉब की अगर बात करें, तो केरल में एक ऐसा वीडियो देखने में आया था कि वहाँ पे एक रोबोट जो था वो टीचर का काम कर रहा था। उसमें एआई से जनरेटेड सारी चीजें थी जो आंसर कर रहा था बच्चों के। तो क्या टीचर को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, पूरी तरीके से रिप्लेस अभी निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि जहां पे अभी 50 टीचर की आवश्यकता है जिस इंस्टीट्यूशन में, वहां पे वही काम 10 लोग कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेंगे रोबोट से पढ़ने में? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में रखने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखानी होती है, तब जाकर आप उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो क्या ये काम एआई कर सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं क्योंकि एजुकेशन एंड एआई के इंटीग्रेशन पे काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी काम कर रही है, तो हमने ये देखा है कि आपने देखा कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ा। बिल्कुल। ठीक है। यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, बायजूस, फिजिक्स वाला, बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही हैं। अब वही सारी कंपनी वापस से ऑफलाइन सेंटर्स खोल रही हैं, सारी की सारी। जी। ठीक है। इसके उनका कैश बर्न भी ज्यादा हो रहा है, जो प्रॉफिटेबल थी अब अनप्रॉफिटेबल होगी। पीडब्ल्यू जैसी कंपनी। जी। ये क्यों करना पड़ा उनको? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में कॉस्ट कम लगता है, बट ऑनलाइन में ना एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड बच्चा ही पढ़ पाता है। बिल्कुल। ठीक है। और हर बच्चा हर समय उतना मोटिवेटेड हो जरूरी नहीं है। इंगेजमेंट उतना नहीं हो पाता है। राइट। आप एक प्लेटफॉर्म पे 10,000 स्टूडेंट्स को बिठा रहे हो, एक ही टाइम पे पढ़ा रहे हो सकता है उसमें से 10, 15, 20 की संख्या में स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड हो, वो पढ़ भी ले, पर बाकियों का क्या? लाइक कि अगर क्लासरूम में अगर कोई बच्चा अगर फोकस होकर नहीं पढ़ रहा है या कोई गलती कर रहा है, तो कि ह्यूमन बीइंग जो होंगे, जो टीचर होंगे, वो उनको पनिश कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जो भी एक्शन लेना है नेसेसरी वो ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं। लेकिन एआई ये सब करने में आई डोंट थिंक कि सक्षम होगा। अभी तो नहीं है। अभी अगले 1-1.5 साल तो नहीं दिख रहा है कि ऐसा सक्षम होगा। ऊपर से क्योंकि इमोशनल कनेक्ट वाली जो बात आ जाती है ना, जब वही आप जो बोल रहे हो कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो टीचर समझ रहा है, उस हर बच्चे को इंडिविजुअली वो समझ रहा है कि भाई ये बच्चा ये इस चीज से मोटिवेट होता है, ये बच्चा इस चीज से मोटिवेट या ये थोड़ा वीक है, ये थोड़ा बेटर है पढ़ने में। राइट। तो वो उसको वैसे डील कर रहा है। अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ गया, एजीआई, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शायद 4 साल में आ जाएगा वो, और वो जो टीचर है, जो एआई टीचर है, वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते वैसे। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने के बाद एजीआई आने के बाद इस हिसाब से काम हो रही है कि पूरा ह्यूमन की तरह वो काम कर पाए। एजीआई में फोकस तो वही है। ओके। फोकस तो यही। अभी तो हाल में करीब 7-8 महीने हो गए, ओपन एआई कंपनी के ही एक काफी सीनियर इंजीनियर ने रिजाइन किया इसी बात पे। ओके। उन्होंने अक्यूज किया सैम ऑल्टमैन को, बोला कि जिस तरीके से ओपन एआई पे काम हो रहा है, हम एजीआई को उस लेवल तक लेके चले जाएंगे जहां पे साइंस फिक्शन मूवी जो हमने देखी है ना, कहीं वैसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस करके एआई को लाना कहाँ तक सही है या गलत है? देखिए, सही गलत तो बहुत एथिकल क्वेश्चन है ये जी। इस पे मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि
जो इसके हेल्प में हैं लोग, जो एआई में सारे रिसर्चर्स हैं, उनका ये काम है कि इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली बनाए। बिल्कुल। बनाना तो है, बनेगा। जैसे कि कंप्यूटर्स आए 1990s के एंड, अर्ली 2000 में कंप्यूटर्स आए। लोगों ने बोला नहीं लाएंगे, कुछ कंपनीज बोला नहीं हम नहीं लेके आएंगे, पर लाना पड़ा। लाना पड़ा, right। टेक्नोलॉजी तो लानी पड़ेगी, पर वो रिस्पॉन्सिबली आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी एक टीचर का काम एआई से इतना कर सकता है कि वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर सके। वो बहुत, देखिए वो क्या क्या कर सकता है। एआई टीचर को मॉड्यूल्स बनाने में हेल्प कर सकता है। ओके। मॉड्यूल्स बनाने, जो आप टीचर्स क्वेश्चन जनरेट करते हैं। इवन हमारे टेक कंपनी में हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें एआई की हेल्प बहुत लेते हैं, एजेंट्स की। वो इवन अभी तो चाइना में बन गया है ओएमआर चेक करने के लिए विजुअल एआई। आप ऐसे कर दो, इवन टेस्ट पेपर चेक करने, ऐसे एक मोबाइल में आपकी डिवाइस से एक ऐप है और ऐसे दिखा रहे हो आप, और वो सारा पेपर चेक कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ ठीक है, तो ये सारे रिडंडेंट फंक्शंस है। अब आप सोचो एक ह्यूमन बीइंग, एक टीचर है, वो लेट अस सपोज वो पीएचडी किया हुआ इंसान है, उसको आप पेपर चेक कराने के लिए उनका घंटों ले रहे हो आप, क्या वो उससे अच्छा काम नहीं कर सकते? तो यहाँ तो यही अच्छा कर रहा है ना, कि उन टीचर का जो कि इतना ज्यादा एबल है प्रोफेसर, उसका वो रिडंडेंट काम वो कर रहा है जो वो करना भी नहीं चाहता है, ताकि वो प्रोफेसर कुछ अच्छा काम करे, कुछ बड़ा क्रिएटिव काम करे। तो ये सारी फंक्शंस में एआई आ रहा है। एआई आपके डाउट क्लियरिंग में भी, हम भी एजेंटिक एआईज बना रहे हैं डाउट क्लियरिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पर क्या होगा, लेट अस सपोज, ठीक है, तो देखिए 2 लेवल ऑफ डाउट हो सकता है। एक डाउट हो सकता है जो कि स्टूडेंट को एआई टूल समझा सकता है, एक होगा इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एआई टूल बना रहे हैं जिसपे हम उसको ट्रेन करा रहे हैं। लेट अस सपोज मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूँ, सीयूटी का जितना भी डेटा है उस पे हम उस एआई टूल को ट्रेन करा रहे हैं, उस एजेंट को। अब स्टूडेंट को जो भी डाउट है ना, वो डाउट हमारे वेबसाइट पे जाएगा जहाँ पे वो टूल है चैटबॉट जैसा, वहां पे उसने वो डाउट अपना डाला। अब वो एआई एजेंट उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे। ओके। जस्ट लाइक कि एक टीचर कोई भी पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले वो सारी चीज़ें खुद उसे पढ़ के जानी होती है, तो वो सारा नॉलेज उसके माइंड में फीड होता है। तो आप वो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है, आप एआई में फीड कर रहे हो, और जिसके बेसिस पे वो आंसर्स कर रहे हैं। वो आंसर्स कर रहा है, और वो ऐसा टूल होगा जो कि स्टेप बाय स्टेप बताएगा, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो वो लेट अस सपोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन टाइप किया, न्यूमेरिकल है, तो एआई ने बोला कि ये बताओ कि ये फर्स्ट लॉ पे है, सेकंड लॉ पे, थर्ड लॉ पे है। तो स्टूडेंट को रिकॉल करेगा, हाँ ये सेकंड लॉ पे है, फिर उसने लिखा सेकंड लॉ पे, फिर एआई बोला अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो फिर वो फॉर्मूला लिख रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तो ये तो काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती होगी कि उसको प्रॉपर ट्रेन करना, कि वो किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना दे। बिल्कुल। उसमें और एरर तो हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो पूरी तरीके से रिलायबल भी नहीं बोल सकते इसको। पूरी तरीके से तो हम ह्यूमंस भी रिलायबल नहीं है। करेक्ट। ह्यूमंस भी कभी गलत बता देते हैं, हो जाता है। आप देखोगे कई सारे टीचर से भी गलतियां होती हैं। तो ये तो टूल है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर अगर मैं बात करूं जो हाई लेवल के डाउट्स हैं, तो उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। जो स्ट्रैटेजिक चीजें हैं उसमें टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पे तो टीचर विल कम इन हैंडी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो चीज हम 100 लोगों से कराते वो चीज हम 20 लोगों से करा सकते हैं एआई की मदद से। एफिशिएंसी, मैन पावर कम हो जाएगा। हाँ। ओके। अगर अब आते हैं डॉक्टर्स पे, तो डॉक्टर्स भी एआई को अपने फील्ड में यूज कर रहे एडवांस के लिए, तो ये कितना रिलायबल है? मतलब आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड में इसका यूज कहीं कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ, या सही है या गलत है, इसके बारे में कुछ? तो इस पे भी ना काफ़ी सारे आप देखोगे जो एआई के बहुत स्पेस के जो जानकार लोग हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। अभी हाल में ही मैं गूगल के को फाउंडर जो हैं सर्जी ब्रिन, उनका वीडियो देख रहा था। तो ही सेड कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि कैंसर रिसर्च भी एआई की मदद से, कैंसर रिसर्च मतलब एआई टूल की मदद से आप कैंसर रिसर्च करके कैंसर के ड्रग्स बना पाओगे। उस लेवल तक जाएगा। बट ये बहुत जल्द का मतलब ये नहीं कि आज कल हो रहा है, 2-3 साल लगेगा। अभी एज वी नो, अभी तो बस बेसिक चीजें एआई कर सकता है मेडिसिन में, या रोबोटिक सर्जरी तो बहुत पहले आ चुकी है, ठीक है। बट बेसिक चीजें जैसे कि एक टूल पे अभी काम हो रहा है जिसमें लेट अस सपोज वो किसी इंसान के बॉडी पे लगा दिया, टेम्परेचर उसने ले लिया, सिम्टम्स ले लिया, और जो बेसिक मेडिकेशन है फीवर के लिए,
छोटी मोटी बीमारियों के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए वो दे दिया। ओके, अभी ये टूल काम कर रहा है। इस पे प्रोटोटाइप इसका चल रहा है, ओके, और अगर ये हो गया सक्सेसफुल तो फिर लॉन्च भी होगा। मतलब ये नॉर्मल बेसिक स्टेप्स पे ये काम कर रहा है कि अगर फीवर है आपको तो उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। प्रिस्क्राइब कर देगा। ओके, इससे इसका फायदा भी है एक्चुअली जैसे? हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम है। लाइक रूरल एरियाज में, लेकिन वहाँ के लोगों को यूज करने भी तो आना चाहिए प्रॉपरली। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको एआई सही से यूज करने आना चाहिए। और यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग होती है। ओके, तो एआई यूज करने के लिए कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कोडिंग को ही तो एलिमिनेट कर रहा है एआई धीरे धीरे। तो एक 12th पास बच्चा भी, उसको आप 6 महीने ट्रेन कर दो एआई टूल्स में, वो मास्टर बन सकता है अगर उसका आईक्यू ठीक ठाक है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे बेरोजगार लोग हैं हमारे गांव में, हर जगह। उसमें हर गांव में 2-3 लोगों को ट्रेन कर दिया, ठीक है, और कि भाई ये टूल है, ये डॉक्टर की जगह ये टूल यूज करेंगे, और उसके बाद वो बच्चा गांव गांव घूम रहा है, जो भी बीमार हो रहा है, जो लोग मतलब एआई पे काम नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी गांव में नहीं इस पे कमांड कर सकते हैं, तो वो उस पे कमांड करके बाकी लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। एक लिटरेट इंसान जिसको 12th पास है, ठीक ठाक नॉलेज है, वो कर सकते हैं ये। ओके, ये एक अच्छी बात लग रही है मुझे काफी। ये बात हो गई मेडिकल की। हमने टीचर की बात करी, इंजीनियर्स पे आते हैं। इंजीनियर्स का जॉब सबसे ज्यादा खतरे में दिख रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब मुझे याद है अभी भी ऐसे है। मतलब हमने तो जब इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था तो इंजीनियरिंग वाज द बज़वर्ड। तो इंजीनियर होना ही हर कोई चाहता था कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, 2 ही सपने होते हैं। और अभी भी आप देखोगे ज्यादा कुछ बदला नहीं है, मैं एजुकेशन स्पेस में हूँ। अभी भी जो झुकाव है इंजीनियरिंग की तरफ ही है ज्यादातर पेरेंट्स का। वो अलग बात है कि वो बच्चा इंजीनियरिंग से अच्छा किसी और काम को कर सकता है, बट फिर भी उसको इंजीनियर बनाना है उसको। उसको नहीं बनना है बच्चे को। तो ये माइंडसेट मतलब एक होता है इंडियन पेरेंट्स का कि मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर होगा तो हमारा बहुत नाम होगा, राइट? लेकिन जब इंजीनियर्स के जॉब भी खतरे में है, उनका प्रोफेशन करियर प्रूफ नहीं है आज के टाइम में, तो ऐसे में मतलब क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए उन्हें, और किन इंजीनियर्स का जॉब खतरे में है? तो देखिए, अभी मैंने 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक वेब बेस्ड ऐप बनाया। अच्छा। एक टूल यूज करके, एआई टूल यूज करके, विदाउट राइटिंग इवन 1 लाइन ऑफ कोड। और वो इतना बढ़िया बना है कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं उसको किसी वेब डेवलपर से बनवाता तो वो बनाने में वो मेरे को 1 महीने का टाइम लेता और कम से कम 50-60 हज़ार रुपए वो चार्ज करता। और मैंने 8-9 घंटे में उस टूल को बना लिया अकेले। ठीक है, आइटरेशंस करने पड़े, वो करने ही पड़ते हैं, कम से कम 50-60 आइटरेशंस के बाद वो बन गया टूल, विदाउट राइटिंग इवन 1 लाइन ऑफ कोड। अब यहाँ पर देखिए कि एआई ऑलरेडी 95% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अच्छा काम कर रहा है। कोडिंग का काम, बग्स फिक्स करने का काम। और वो दिन दूर नहीं है कि एआई 99% इंजीनियर से अच्छा काम करेगा। तो इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स के बारे में हम देखें तो ये आपके लिए तो गुड हुआ कि आपका मनी भी सेव हो गया, आपने घर बैठे वो काम कर लिया। इसके बैड एस्पेक्ट के बारे में देखें तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो जॉब है, जो सालों की मेहनत है, कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ना जो वो इंजीनियर है ना जिनको इंजीनियर बनना नहीं था, लेकिन इंजीनियर वो बन गए, उनके एस्पेक्ट्स पे पानी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको नॉलेज की कमी हो, जो बहुत सुपीरियर नहीं हो, जो टॉप 5 परसेंटाइल में नहीं है, उनके पे खतरा है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज हैं हमारे कैंपसेस से उठाते हैं, अलग अलग कॉलेज के कैंपस से 3 लाख पर एनम, 3.5 लाख पर एनम पे। वो इंजीनियर्स का काम कोडिंग का नहीं होता है ना, वो कॉपी पेस्ट का काम होता है उनका वहां पे जाके। तो अब वैसा काम के लिए तो आपके पास लोग हैं, ठीक है। इवन जो नॉर्मल चीजें बनाना है, मोबाइल ऐप, वेब डेवलपमेंट, उसके लिए है। पर जो हाई लेवल की चीजें हैं, जो टॉप 1 परसेंटाइल इंजीनियर्स कर सकते हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। तो अब क्या हो गया ना कि अगर आप सच में आपके पास एप्टीट्यूड और आईक्यू तीनों है इंजीनियरिंग के लिए, तो इंजीनियर बनो, सॉफ्टवेयर की तरफ जाओ। नहीं तो फिर मुश्किल होगा, और वो पैकेज एक्सपेक्ट मत करो। तो अभी आप देखोगे ना, जो एआई कंपनीज है, दे आर गिविंग मनी लाइक एनीथिंग टू एआई इंजीनियर्स। मतलब आई नो ऑफ अ पर्सन हु इज 20 year old and he got a salary of 4 lakh per annum। मतलब वो अभी कॉलेज में पास आउट भी नहीं हुआ है,
4 लाख पर एनम पे एक एआई स्टार्टअप ने उसको दिया है पैसा ओके। काम करने के लिए। तो क्योंकि एंड आई नो दैट पर्सन इज अ जीनियस, वो जो 20 साल का है, तो अब उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। वो इंजीनियर ही बनना था उसको, और पूरा डेडिकेशन के साथ वो इस फील्ड में रहा। वो 3 इडियट्स का वो था रैंचो। तो ही डिजर्व्ड इट, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो 3 इडियट्स के फरहान है ना, हम्म। उनको अगर इंजीनियरिंग में रहना है तो उनके लिए मुश्किल होगा एज फार एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो अभी तक तकरीबन कितनी जॉब्स जा चुकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की? ले ऑफ्स हो रहे हैं, हर महीने ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो मास्टर कार्ड ने यूएस में पिछले 3 महीने में 3 ले ऑफ्स करे हैं। हम्म। और ले ऑफ टॉप से शुरू करते हैं वो लोग, क्योंकि सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है ना जो टॉप वाले हैं, तो वहां से शुरू करते हैं, वहां से कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है, गूगल ले ऑफ कर रहा है, मेटा में हमारे जकरबर्ग ने बोल दिया, मार्क जकरबर्ग ने, कि इस साल से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हायरिंग बहुत कम कर देंगे। ये तो सडनली डिमांड कम हो गई, लेकिन एक दिन में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता नहीं है, सालों की मेहनत होती है, लेकिन ये सडन आया, उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे में उनके पास क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आज के टाइम में? उनके पास ना, देखिए, ऐसा नहीं है जो अच्छा कोड करते हैं, क्योंकि देख, जो लोग एआई में भी काम कर रहे हैं ना, एआई में भी वो कुछ बना रहा है तो कोडिंग से ही बना रहा है। तो कोडिंग समझना इज अ गुड स्किल टू हैव फॉर एवरीवन। पर उनके लिए अब जैसे वो करोड़ों का पैकेज बैक करते थे ना, वो नहीं हो पाएगा, और उनको रेगुलरली अपस्किल करना पड़ेगा। ओके। अलग अलग एआई टूल्स पे अलग अलग अपडेट करना होगा। राइट। रेगुलरली। पहले जो था ना कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ ली और उसके बाद आराम से आप 20, 25, 30 साल एक जॉब में बिता रहे हो, वो नहीं होगा। अब वो चीजें नहीं, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग बहुत होगा। हर साल या हर 2 साल में आपके स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगे, आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नए एआई टूल्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी, और फिर आप जॉब मार्केट में रेलेवेंट रहोगे। अगर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स ये सब पे आते हैं तो ये सारी चीजें भी एआई कर ले रहा है। ये तो एआई खा गया। इस फील्ड को तो एआई खा रहा है। देखिए, कैनवा तो बहुत पहले आया था, उसमें एआई नहीं था, वहीं पे शुरू हो गया था, इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर आप देखोगे ना, अभी अगर आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप प्रॉम्प्ट जनरेट करो या परप्लेक्सिटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करो, फिर मिड जर्नी में जाओ, मिड जर्नी में उस प्रॉम्प्ट को डालो और वो फोटो जनरेट करो उससे आप, ठीक है? इतनी अच्छी फोटोज वो जनरेट करते हैं, पूरा आपकी जो डिमांड है जनरेट करके। बिल्कुल, आपको जो चाहिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह फोटोज वो जनरेट करेगा, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की तरह। जितने टूल्स आपने देखे हैं जिसके एडिटिंग और ये सब होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, उनसे अच्छा वो डिजाइन कर देता है, सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है? और अब वो भी कुछ सेकंड्स में, कह सकते हैं मिनटों में भी नहीं, कुछ सेकंड्स में, है ना? आपको अगर मान लो बहुत अच्छा करना तो आइटरेशन करो, आप 10 मिनट तक आइटरेशन करो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके बाद उन फोटोज को आप डालो एक और वीडियो टूल में, एआई वीडियो टूल में, उन फोटो से वो वीडियो बना देता है। ओके। तो काफी लोगों की जॉब भी खा रहा है, लेकिन काम भी बहुत इजी कर रहा है ये। तो एआई और किन किन फील्ड्स में काम कर रहा है अभी? क्या ट्रेडिंग में आने के इसके कोई चांसेस है? एआई ट्रेडिंग में तो आ चुका है। ओके। तो जो डीप सीक के फाउंडर हैं, जिन्होंने डीप सीक बनाई से मार्केट को हिला दिया। आपने डीप सीक पे आया ना, अब तो पहले डीप सीक के मैं बातें करूँ तो डीप सीक अभी चाइना का नया लॉन्च एआई टूल है। तो इससे पहले अभी चैट जीपीटी चल रहा था जो ओपन एआई का था, अमेरिका का टूल। तो मैंने पढ़ा कि 863 करोड़ लगे चैट जीपीटी को बनाने में, और चाइना ये क्लेम कर रहा है कि 49 करोड़ में ही से बना दिया। तो क्या कुछ डिफरेंसेस है, या सेम सर्विस दे रहा है, या उससे बेटर है? तो देखिए, जो ओपन एआई है उसने 10 साल रिसर्च किया इस पे, तब जाके टूल बनाया, एंड हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, दे वर द फर्स्ट टू डू इट, है ना? टूल बहुत अच्छा बनाया। स्टोरी टेलिंग में ओपन एआई का चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, बट रीजनिंग एबिलिटी में जो डीप सीक है वो ओपन एआई के टूल से बहुत अच्छा है। ओके। बहुत मतलब बहुत कम टाइम में लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया, यूज भी किया। तो क्या डिफरेंसेस क्या है दोनों में? तो एक डिफरेंस हुआ है, स्टोरी टेलिंग के लिए आपके पास ओपन एआई चैट जीपीटी है, और डीप सीक R1 जो है वो रीजनिंग बहुत अच्छा करता है, कोडिंग के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व करता है वो। okay. दूसरा, जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है,
वो सही बोल रहे हो आप कि बहुत पैसा लगा उसमें, बिलियंस ऑफ डॉलर माइक्रोसॉफ्ट ने डाला, बहुत सारी कंपनीज ने डाला, अभी भी सॉफ्टबैंक भी डालने वाला है, तो बहुत पैसा डाला उसमें क्योंकि वो जीरो से रिसर्च स्टार्ट कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल। यहाँ पर डीप सीक ने, जैसा कि ओपन एआई क्लेम करता है, ओपन एआई के डेटा पे ट्रेन कराया अपने मॉडल को और उनसे अच्छा टूल बना दिया किसी किसी एस्पेक्ट में। तो ऑलरेडी अगर एक लेवल पे है कोई चीज, बेस बन गया, तो उसके ऊपर बनाना आसान होता है, राइट। जीरो से स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें ना दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है जैसे? इंडिया के लिए। ओके। तो 2023 की मैं बात करूं, जब सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे और उनसे पूछा गया था, एक इंडियन ने पूछा था कि अगर कुछ इंडियंस जो बहुत इंटेलिजेंट है वो मिलके ऐसा ही एक एलएलएम मॉडल बनाना चाहे जैसा आपने बनाया चैट जीपीटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग? तो सैम ऑल्टमैन ने बोला कि इट इज होपलेस टू ट्राई टू डू सो। बोला आप कोशिश कर लो पर आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं एरोगेंस तो झलक रहा था कि हम सुपर इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर डाला और फिर बनाया, आप कैसे बना लोगे, कैसे कॉपी कर लोगे, कैसे ऐसा कुछ बना लोगे? कहीं ना कहीं इसमें अब दिखता है कॉलोनियल, मतलब एक माइंडसेट डेवलपिंग कंट्री में आने के बाद कि भाई ये कैसे बना लेंगे, ये भी डेवलप कंट्री हो जाएगी, कैसे एक डेवलपिंग कंट्री के इंजीनियर्स कैसे बना लेंगे ऐसा? बिल्कुल। हम तो सबसे देन फिर चाइना ने कैसे बना लिया? चाइना ने बना लिया, तो वहां पे ईगो तो टूटा। और एक चाइना भी खुद को डेवलपिंग कंट्री कहता है, और एक नहीं, चाइना तो एक के बाद एक लॉन्च कर रहा है। 2 दिन पहले अलीबाबा ग्रुप ने क्वेन बनाया, वो डीप सीक में तो आपको अलग अलग विंडो पे, आपको फोटो जनरेट करने के अलग विंडो पे जाना पड़ेगा, वीडियो के अलग जगह जाना पड़ेगा, पर यहाँ पर क्वेन में एक ही विंडो में आप फोटो, वीडियो, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन सब कुछ जनरेट कर सकते। चाइना ने बनाया, चाइना ने वो बनाया, अलीबाबा ग्रुप ने। एंड चाइना अगले 3 महीने में ऐसे 20 और टूल्स इंट्रोड्यूस करने वाला है एज पर रिपोर्ट्स, जिसपे वो रिसर्च कर रहे हैं सालों से। ओके। ऐसे कम से कम 20। कहीं ना कहीं आज के टाइम में अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मान रहा है कि भाई मेरे पास एआई टूल है और किसी के पास नहीं है, तो आज के टाइम में कह सकते हैं कि चाइना उसे बीट कर रहा है, कंपीट तो कर रहा है, एटलीस्ट कंपीट तो कर रहा है चाइना। लेकिन इसको तो वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि चाइना के जो क्लेम्स होते हैं ना, इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट कंट्री। राइट, करेक्ट। बहुत सारी चीजें अंडर द रैप्स होती हैं। वो बोल रहे हैं 6 मिलियन लगा, क्या सच में 6 मिलियन लगा हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो ये आंसर एक्यूरेट कर रही है? मैंने सुना कि बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग भी कर रही है। हाँ, तो मैं तो इसके साथ डीप सी के साथ खेल रहा हूँ पिछले 3-4 दिन जैसे कुछ क्वेश्चंस बताए। तो मैंने उनसे पूछा वेयर इज अरुणाचल प्रदेश? ओके। तो इट सेड दिस इज बियॉन्ड माई स्कोप। देन और कोई मैंने पूछा टिएनएनमेन स्क्वायर में 1989 में क्या हुआ था, उसमें सर्वर डाउन लिख दिया। ओके। मैंने पूछा कि चाइना क्यों एक एक्सपेंशनिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो उसने चाइना को जस्टिफाई करने के लिए पूरा 2 पैराग्राफ लिख दिया। अच्छा। कि हम सब पे ध्यान देते हैं। अच्छा, आप चाइना के ऐप से ही आप ये बातें पूछ रहे हो? हाँ, तो क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप वर्ल्ड के लिए कुछ बना रहे हो तो इम्पार्शियल तो रखोगे। बिल्कुल। अब चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश उसका है, पर अगर इंडिया में कोई यूज कर रहा है, हम तो ये मानते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है भी। अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे उसकी बात करें कि मैंने पूछा उनसे कि तिब्बत, मैंने पूछा व्हाई डिड चाइना ऑक्यूपाई तिब्बत? तो आंसर आया कि तिब्बत हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना सिंस एंशिएंट टाइम्स। ओह, आप काफी खतरनाक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा तो पर्पस ही वही है, और मैं खेल रहा हूँ उनके साथ, डेली मैं 1 घंटा खेलता हूँ डीप सीक के साथ। और इसपे ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है ओपन एआई से पूछोगे तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हो फॉर द वर्ल्ड, तो आपको तो पार्शियलिटी आप नहीं कर सकते। राइट। और कहीं ना कहीं इसमें एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा की दुर्गंध भी आती है। बिल्कुल। कि आप बोल रहे हो एक प्राइवेट एंटिटी ने कुछ बनाया और आप उसको फ्री नहीं रख रहे हो, ऐसा कैसे? आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका जो एआई है, और आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इट इज बियॉन्ड माय स्कोप। एग्जैक्टली। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग जो भी चीज फीड करें, हमारी क्या नीड है, हम सारी चीजें सर्च करें, चाहे चैट जीपीटी पे हो चाहे डीप सीक पे हो,
तो कहीं न कहीं उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इंडियंस की या अदर कंट्रीज़ की क्या ज़रूरत है, उनकी डेली लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच रही है हुँ, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो ये सकता है? बहुत खतरनाक है। ये कोई ऐसा नया नहीं है ये। हुँ। देखिए, अभी ना सब अब जैसे ओपन एआई बहुत हल्ला मचा रहा है। हुँ, हुँ। दे आर सेइंग कि डीप सीक डेटा ब्रीच कर रहा है, हमारा डेटा इसने यूज़ कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया का डेटा इस यूज़ कर लिया। ओपन एआई ने क्या किया? और उससे पहले गूगल ने क्या किया? या हुँ। मेटा क्या करता है? ये लोग भी सभी तो चीज़ें बिल्कुल। हुँ। हम कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग यू आर द प्रोडक्ट। एग्ज़ैक्टली राइट। तो जब मेटा या इंस्टाग्राम उसके सारे प्रोडक्ट्स फ्री हैं, हुँ। तो हमारा डेटा उनके लिए उनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। राइट। तो अब वो डेटा यूज करके मेटा उसके थ्रू अपना बिजनेसेस चलाता है, एडवर्टीजमेंट चलाता है हुँ, ना, हुँ। टारगेटिंग ऑप्शंस देता है। हुँ। उसके थ्रू इलेक्शंस में हमने देखा है पिछले दिनों में कैसे इन्फ्लुएंस किया है हुँ, फेसबुक ने, मेटा ने। तो ये तो शुरू हो चुका था और अमेरिकन कंपनीज थी जिन्होंने शुरू करा था ये। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स को इस वे में ले सकते हैं कि लाइक वो प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं, इस वे में आप बता रहे हैं। हाँ, मैं इसी भी बोल रहा हूँ हाँ। क्योंकि वो उसको पता है ना, उसको पता है कि मिस्टर एक्स जो असम में रहते हैं, असम के गुवाहाटी शहर में रहते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उनका इंटरेस्ट क्या है। उसके पास मिस्टर एक्स के बारे में 1 लाख डेटा पॉइंट्स है। ओके, और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ना चाहते हुए बंदा क्लिक करके ले ही लेगा। ले लेगा, तो एक तरह की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। बिल्कुल है। ओके। तो डेटा के साथ तो आप भी खेल रहे हो। अब अगर डीप सीक ने उस काम को आपसे बेहतर कर लिया तो आप कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसे में इंडिया के लिए अपना एआई टूल बनाना कितना ज़रूरी होगा? ये तो बहुत जरूरी है, मैं उस पर आता हूँ, पर उससे पहले जो आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, एक एस्पेक्ट उसका बच गया है हुँ, हुँ। कि ये जो डेटा है ना, यूएस के पास डेटा है तो शायद उतना खतरनाक नहीं है बिकॉज वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम मान सकते हैं। पर चाइना के पास अगर वो डेटा जा रहा है, स्पेशली इंडियंस का डेटा जा रहा है, बहुत बहुत खतरनाक। लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारे उसके ऐप भी बैन करवाए थे इसकी वजह से। हाँ। हुँ। और ये जो सर्वर्स है ना डीप सी के, सारे चाइना में लोकेटेड है, ओके। ज्यादातर सर्वर्स, तो वो डेटा जा रहा है चाइना, ठीक है? और तो चाइना हम क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, चाहे वो एक पॉलिटिशियंस की हो, चाहे एक ऑफिस गोइंग बंदे की हो या एक हाउसवाइफ की हो, सारे डेटा उनके पास जा रहे हैं। तो बहुत डेंजरस हो बहुत सकता है। डेंजरस है। और जो अगला वॉर होगा ना, गन्स वाला नहीं होगा, वो एआई वॉर है जो अभी चल रहा है। राइट। और एआई वॉर में कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। जो बिल्कुल। आपने क्वेश्चन पूछा था अगला, कि हमारे लिए अपना मॉडल बनाना कितना जरूरी है। जी। बहुत जरूरी है। यूएस और चाइना, ठीक है, ये दोनों compete कर रहे हैं हम्म। इस टर्फ के लिए, टू कंट्रोल द फ्यूचर। एक्चुअली वॉर है टू कंट्रोल द फ्यूचर। राइट। तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला पिछले दिनों में कि भाई सिलिकॉन वैली को अब ध्यान देना पड़ेगा। ओके। इट इज अ साइन ऑफ, मतलब इट इज अ साइन जो चाइना ने बनाया कि अब करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। ये कुछ उस तरह का, इस तरह का 1950s में सोवियत और यूएस के बीच एक वॉर चल रहा था स्पेस का, स्पेस वॉर, कि कौन पहले मून पे जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे एआई वॉर है, जो फ्यूचर को कौन कंट्रोल करेगा। एग्जैक्टली। और उसमें इंडिया का अपना एलएलएम मॉडल, अपना फाउंडेशन मॉडल कोई भी नहीं है। बिल्कुल। एआई कंपनीज हैं, कृत्रिम बनाया हमारे भावेश अग्रवाल ने जो ओला के फाउंडर हैं, पर वो डीप सीक को होस्ट करते हैं। अभी कल ही बोला उन्होंने डीप सीक को होस्ट किया अपने सर्वर पे, उन्होंने ओके। अपना मॉडल नहीं है। हम एआई टूल्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का कुछ भी नहीं है। मॉडल नहीं है। और उसका रीजन भी है। क्या? उसका रीजन है इन टूल्स को बनाने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। राइट। बहुत केपेबल लोग लगते हैं, बहुत रिसर्चर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लगते हैं। इजी नहीं है ना कि आप वो सारी चीजें फीड कर रहे हो और वो एक ह्यूमन की तरह काम करे। तो वापस आते हैं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग फील्ड में इसका क्या स्कोप है? ट्रेडिंग में तो ऑलरेडी ये जो डीप सीक के हमारे फाउंडर थे, ये पहले क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया था इन्होंने, ओके। ठीक है, और उससे मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए इन्होंने। तो ट्रेडिंग में स्कोप है। ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड प्रेडिक्शन में बहुत आसानी से बता देता है। लाइक 10-20 साल का डाटा निकाल के एनालाइज कर 100 साल का डेटा भी बता रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब से शुरू हुआ है ना, तब से अभी तक का डेटा वो उसको फीड कर दो, वो ले लेगा और आपको उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर देगा। ये उसके बेसिस पे कौन सा बेटर है, बेस्ट है, बैड है, वो सारी चीजें बता देगा वो। Okay. लेकिन फिर भी एरर तो रहेगा, एरर का स्कोप हमेशा रहेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इमोशन से भी बहुत ड्राइव होता है।
एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा है ना, कि हमें कब पैसा खींचे, कब कोई इंसान डर गया, कब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डर गया। लाइक कि अगर कोई बंदा नॉलेजेबल तो उसे पता है कि अभी मार्केट डाउन है तो इस टाइम में मार्केट ऊपर आएगा भी। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे मेरा पैसा तो डूब गया, मैंने क्यों लगाया, तो तुरंत अपने हाथ खींचने लगते हैं। तो इमोशन से आपका मतलब ये है? बिल्कुल वही मेरा मतलब है कि इमोशन से ड्राइव होता है स्टॉक मार्केट। कई बार लोग किसी कंपनी के लिए इमोशनल होते हैं कि मैं इसका शेयर नहीं जाने दूंगा, नहीं बेचूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। इन द लॉन्ग रन मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको बहुत यूज करने वाले हैं एआई टूल्स को। बिकॉज देखिए, जो स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता है ना, आप और मैं नहीं करते हैं, बिल्कुल वो करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हजारों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, हजारों करोड़ लिक्विडेट करते हैं। इसकी वजह से चेंज होता है सब कुछ। तो उनके पास पैसा है, कैपेसिटी है, टूल्स बना भी रहे हैं वो, और वो यूज करेंगे। तो स्टॉक मार्केट एज वी नो इट टुडे 2 साल के बाद नहीं रहने वाला है। ओके, तो ऐसे में इंडिया का टूल आने का अपना कोई चांसेस, कोई पॉसिबिलिटीज दिख रही है आपको? अभी ये भी जब डीप सीक बना उसके तुरंत बाद की बात है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला कि हम 8 से 10 महीने में इंडिया अपना मॉडल लेके आ रहा है। वेरी नाइस। उन्होंने बोला अब वो कैसे आ रहा है, प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेगा, कैसे करेगा? कोलैबोरेट तो करना ही होगा उन्हें प्राइवेट के साथ। और पैसे बहुत लगते हैं, पैसे बहुत लगते हैं इंडिया में ना। एक जो चीज है, स्टार्टअप इंडिया आ गया, बहुत ये गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है स्टार्टअप्स के लिए, बट उसके बाद भी ना जो पैसे लगने चाहिए बिजनेस में गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत डेफिशिएंसी है। उसमें बहुत स्कोप है काम करने का। अगर आप देखोगे ना, जो 1970s के दौरान एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी बने, उसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल था। गवर्नमेंट ने बहुत फंडिंग दिलवाई, इनको पैसे दिलवाए, सपोर्ट था गवर्नमेंट का पूरा। यहाँ तो स्टार्टअप्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, फंडिंग नहीं मिल पा रहा। यहाँ तो लोन लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। सरकारी बैंक के पास आप जाओ स्टार्टअप इंडिया के थ्रू लोन लेने के लिए। एंड बीइंग अ फाउंडर ऑफ 2 कंपनीज, आई नो इट पर्सनली। शेयर करें इसको डिटेल में। कि आप जब जाओगे ना स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, आप जब, तो एक प्रोसेस होता है उनका जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, देन आप कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं ग्रांट। ठीक है, साफ साफ बोल देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इन कंपनीज के लिए पैसा नहीं है, इस टाइप की कंपनीज के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, तो उसमें भी कैटेगरी डिसाइडेड है? ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। गवर्नमेंट ने बोला हम इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। गवर्नमेंट ने बोला एजुकेशन इज वन ऑफ आवर प्राइम कंसर्न्स। बट आप जाओगे, कई सारे जो कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट ये फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, वो कॉलेजेस बोलते हैं हम एडटेक में पैसा नहीं डालते बिकॉज ऑफ बाइजू, जो एक्सपीरियंस उनका रहा है, एक्सपीरियंस जो रहा है बाइजूस का, बहुत ही बुरा हुआ। राइट। तो अगर 20-30 साल पहले जब कंप्यूटर इंडिया में आया था, तो उस टाइम में भी बहुत सारे कंपनी ने इसके अगेंस्ट मतलब ये किया था कि हमारी जॉब चल जाएगी, और बहुत लोगों की जॉब उस टाइम गई भी थी। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो हर बच्चे के पास है, नीड हो गई हमारे, तो हम लोगों ने उस हिसाब से खुद को अपडेट किया। राइट। और आज के टाइम में जॉब्स भी सबके सिक्योर थे अभी तक, मतलब एआई के पहले तक की मैं बात करूं, क्योंकि लोग उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करने लगे कि अब कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद अब एआई जब आया, तो अब आजकल के जो बच्चे हैं जो करियर पे अपना फोकस कर रहे हैं, तो किस हिसाब से अपने प्रोफेशन को करियर प्रूफ बनाए, अपने फ्यूचर को, कि मतलब किस तरीके से खुद को अपडेट करें कि उनका करियर अब खतरे में ना आए, क्योंकि जो चीज़ें आ रही है हम उससे अब अवॉइड नहीं कर सकते, उसके बिना चल नहीं सकते, तो उसके साथ कैसे चला जाए कि किसी का भी करियर बेकार ना हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के सल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं जी। अभी हमारा ये फोरमोस्ट कंसर्न है। तो देखिए, एआई अब आ गया है, एआई और बढ़ेगा, एआई खत्म नहीं होने वाला है, एआई बंद नहीं होने वाला है जैसे कंप्यूटर्स आया। अब इसमें लोग क्या कर सकते हैं, रिगार्डलेस आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो, आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फाइनेंस प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, आपको एआई टूल सीखना पड़ेगा। जो आपके प्रोफेशन में हेल्प करे, वो एआई टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो साइकेट्रिस्ट का भी काम एआई कर सकता है? बहुत अच्छे से कर सकता है। साइकेट्रिस्ट का तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट थेरेपिस्ट का तो बहुत अच्छे से कर सकता है। थेरेपिस्ट का तो बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कर रहा है। एआई थेरेपी टूल्स हैं, एक तो मैंने भी बनाया है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो
आप कोई भी बना सकता है ये, ठीक है। ये मतलब आप चैट जीपीटी के थ्रू एक उसका यूज करके आप एक टूल बना सकते हो। उसमें बना के उसको आपने डेटा पे ट्रेन कराया, बुक्स पे, जो भी कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के, उन सब चीज़ों पे, रिसर्च पेपर्स पे। और उसके बाद वो टूल क्या है, वो टूल आप जब जाओगे, हाउ आर यू फीलिंग, आपसे क्वेश्चन पूछ, मतलब आप जो भी क्वेश्चन को दोगे उसके हिसाब से वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको एडवाइस देगा एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट दैट थेरेपिस्ट चार्जेस। बिकॉज कॉस्ट तो वही है जो आप एपी, तो देखिए ऐसे होता है, एपीआई हम यूज करते हैं। तो क्या हुआ ना, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी का एपीआई है, ठीक है, उस एपीआई को यूज करके मैंने टूल बनाया, ठीक है। और एपीआई का ज्यादा कॉस्ट होता नहीं है। लेट अस सपोज, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि अगर कोई इंसान उस पर 2000 क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो लगेंगे $10, ठीक है। 2000 क्वेश्चन के $10 एग्जाम्पल के तौर पर। तो उस एपीआई को मैं होस्ट कर रहा हूं अपने ऐप पे। अब वो ऐप पे जब क्वेश्चन पूछ रहा है यूजर, ऐप जो मेरा थेरेपी ऐप है उसमें यूजर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन जा रहा है चैट जीपीटी के सर्वर्स के पास, ओके। ठीक है। उन सर्वर से आंसर आ रहा है और मेरे ऐप में दिख रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस थेरेपिस्ट से जो एआई थेरेपिस्ट है, और वो चैट जीपीटी के टूल के थ्रू के सर्वर्स के थ्रू आंसर आ रहा है, और मैंने ट्रेन कर रखा है उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 2000 क्वेश्चन के लिए $10 में लग रहा है ना, तो 2000 क्वेश्चन तो बहुत है। तो आप जो थेरेपी सेशन $1 में बहुत अच्छी थेरेपी सेशन हो जाएगी 1-1.5 घंटे की। बिल्कुल। ऐसे तो थेरेपिस्ट 2-2 हजार रुपए लेते हैं। तो वहां पर है, लेकिन अगेन फिर वही है, कुछ लोगों को ह्यूमन टच चाहिए होता है, बिल्कुल। बहुत लोगों को चाहिए होता है कि ह्यूमन मेरी बात सुने। अभी तो है ये माइंडसेट, लेकिन शायद ये माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा तो आने वाले टाइम में कैसे अपडेट करना होगा सबको, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, या किसी भी फील्ड में कोई है, तो उनको किस हिसाब से फिर आगे कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे? उनको देखिए, उनको ना ऐसे करना पड़ेगा, उनको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ भी सीख लो, वो चीज 2-3-2.5 साल में उसकी नीड कम हो जाएगी, ठीक है? तो आपको फोकस करना पड़ेगा जनरलिस्ट बनने पे। स्पेशलिस्ट का दौर जा रहा है, क्योंकि स्पेशलाइज काम एआई कर रहा है। तो मैं एक एआई कंपनी अगर बना रहा हूं, तो मैं ना फाइनेंस के लिए 5 लोगों को हायर करूं, एचआर के लिए 5 को हायर करूं, ऑपरेशंस के लिए 20 को हायर करूं, ऐसा ना करूं करके मैं क्या करूंगा, मैं 3 बंदों को हायर करूंगा, ठीक है, जो जिनके पास फाइनेंस का डिसेंट नॉलेज है, जिनके पास एचआर का डिसेंट नॉलेज, जिनके पास ऑपरेशंस का नॉलेज है मेरे सेक्टर का, और वो एआई टूल सीख लेते हैं। उन एआई टूल से वो सारे काम करवा लेते हैं, फाइनेंस के भी, ऑपरेशंस के भी, और आपके एचआर के भी। तो मेरा क्या हो रहा है, एक बंदे से मैं 10 बंदे का काम ले रहा हूँ, 10 लोगों का काम ले रहा हूँ, मेरा कॉस्ट बच गया, ऐसा बिजनेस, उनको काम मिल गया। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है और एआई टूल पे कमांड आपका अच्छा है कि कैसे उसमें क्वेश्चंस लेके इन्फॉर्मेशंस निकालना है, तो आप कोई भी काम में इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपकी रीजनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी जो बच्चे हैं ना, जो क्लास 10 तक में है, 11-12 में है, तो उनका फोकस ज्यादा होना चाहिए जनरलिस्ट बनने का, कि उनको अपनी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। ऐसे कोर्सेज करो, देखो एजुकेशन तो लेना ही है, एजुकेशन छोड़ नहीं सकते, डिग्रीज और ये सब रेलेवेंट रहेंगी, इसलिए भी रेलेवेंट रहेंगी क्योंकि एजुकेशन का जो महत्व है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो कोर्सेज नहीं है, नेटवर्किंग भी है, गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट पीपल भी है। राइट। होता क्या है, क्यों ऐसा है कि आईआईटी दिल्ली से इतने स्टार्टअप्स बन रहे हैं, आईआईटी दिल्ली के अलमनाई बना रहे हैं, क्यों ऐसा है कि आईआईटी मद्रास के लोग इतने सारा रिसर्च का अच्छा काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, अपने अपनी नॉलेजेस आपस में शेयर करके चीजों को कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं ना, जो हाई पोटेंशियल लोग हैं, ठीक है, वो मिलेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। वो तो अभी भी जाएंगे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो हाई पोटेंशियल लोग एक जगह आएंगे और अच्छी चीजें बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे अब देखो कोई आईएम जा रहा है, आईएम इंदौर, आईएम अहमदाबाद, कहीं भी अच्छे कॉलेज जा रहा है, तो वहां पे वो सारी चीजें जो कि मतलब वहां पे जो भी लोग आए उनके पास स्किल सेट अलग अलग, वो आपस में मिल रहे हैं, और वो उसके बाद कुछ अच्छा डिजाइन करेंगे, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ अच्छा लॉन्च करेंगे, तो वो रेलेवेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स को ये तो है कि अच्छे कॉलेज जाने की कोशिश करनी चाहिए, फॉर द नेटवर्क एटलीस्ट। बेसिकली एआई भी को भी बनाने के लिए भी अच्छे इंजीनियर्स की नीड है।
अच्छे इंजीनियर्स की नीड है, उसको यूज करने के लिए भी अच्छे प्रोफेशनल्स की नीड है। ठीक बिल्कुल। है, तो लोगों को ना अभी जो बच्चे हैं, हम्म, मैं वहीं आ रहा हूँ कि हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं। हम्म, तो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन प्रेजेंटली इज एक प्रोग्राम जो अभी स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा एआई टूल्स पे। एआई टूल्स पे चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, उसको एआई टूल्स पे ट्रेन करेगा ताकि वो एक अच्छा एम्प्लॉय या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाए, एक अच्छा प्रोफेशनल बन पाए गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा जो है वो ऐसा रिडंडेंट है ना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 साल में जो 25 साल पहले जो लोग पढ़ते थे स्कूल में वही आज भी पढ़ रहे हैं, वही किताबें, वही सब कुछ, वही पैटर्न ही वही चला रहे पैटर्न, हैं। वही साल में 3 एग्जाम्स 5 पेपर, वही A+B का होल क्यूब। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई यूज नहीं है और आज तक उसे हटाया नहीं है सिलेबस से। एग्जैक्टली अब मैंने पढ़ा A+B का होल क्यूब इज इक्वल टू A³ + B³ + 3A²B+3AB²। अब मैं क्या करूं इसका? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते थे दीदी इसका यूज कहाँ आता है, तो मैंने कहा भाई मेरी लाइफ में तो कहीं भी नहीं आया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पे भी काम होना चाहिए कि रिप्लेस करके जो चीजें अब भी हो रही है उस पे एजुकेशन सिस्टम में उसे लाना चाहिए, राइट। हाँ, और एआई भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए स्कूल से। यही सब सब्जेक्ट होना चाहिए और ये हाई टाइम है कि स्कूल्स जो हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, जो एआई में मास्टर उनके उनके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए, बिल्कुल। ताकि उनके स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी हो, फ्यूचर प्रूफ हो। फ्यूचर क्योंकि आप जो अभी तक कर रहे थे ना वो करते रहोगे तो आप बेरोजगारों की संख्या बढ़ाओगे। अब मतलब क्या ना, एक जो एजुकेशन पैटर्न चला आ रहा है ना, अब इसको कहीं ना कहीं चेंज करने का बहुत ज्यादा जरूरत हो गया, क्योंकि जो चीजें अब वो यूज में नहीं है, चीजें बहुत बदल गई है। तो आप जो अननेसेसरी की चीजें उसको रिप्लेस करके जो अब भी जो डिमांड है उसे आप ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। हाँ बिल्कुल, जो पुरानी जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको कम करो, उसकी जगह वो चीजें लाओ जो अभी रेलेवेंट है, जो क्योंकि अब भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले 10 इयर्स में जब वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा उनका एजुकेशन, तब तक तो चीजें बहुत चेंज हो जाएगी आने वाले 10 इयर्स में। 5 साल में चेंज हो जाएगी, 4 साल में चेंज हो जाएगी। जो बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में गया ना किसी प्रोग्राम में, वो 4 साल बाद जब निकलेगा ना, द वर्ल्ड विल नॉट बी एज वी सी इट टुडे। ये वो टाइम है, ये हिस्ट्री का वो टाइम है जो कि शायद उसको हम अगर रिलेट कर पाए ना तो हम कर पाएंगे उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ था, जो हैंड से काम करने वाले लोगों को मशीन से रिप्लेस करा था, और वहां पे इंडिया पीछे रह गया बिकॉज हमारे कारीगर थे तो बहुत स्किल, पर हम मशीन अडॉप्ट नहीं कर पाए बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि हम करें। बिल्कुल। तो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सारी खत्म हो गई। अगर यहाँ पर अभी हम एआई के उस वेव को नहीं पकड़ते हैं तो हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। जैसे कि अभी स्कूलिंग के थ्रू एकेडमिक जो भी पढ़ाई होती है उसके साथ साथ जो ये स्किल्स है वो भी बच्चों में डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं अगर उस बेसिस पे अभी भी वही पैटर्न चलता रहा तो यूजलेस हो जाएंगे आने के टाइम में बच्चे। तो साथ साथ में आपके अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपको साथ में इंटीग्रेट करना होगा। जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है। बेसिक नॉलेज आप दो, लेकिन साथ में जो अपडेटेड वर्जन है उससे भी बच्चों को अपडेट कराओ। उनको अपडेट कराओ। अभी अब देखो, अभी स्कूल्स ने इंट्रोड्यूस भी करा, सीबीएसई ने, कि भाई आप एआई वगैरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें इलेक्टिव में। पर उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है वो जरा देखो आप, तो आप समझ जाओगे वो, और जो उनको पढ़ा रहे हैं वो लोग केपेबल हैं क्या? बिल्कुल, वो वही टीचर्स हैं। अगेन अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, आई एम सॉरी टू से, पर जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कुछ और नहीं कर पाए इसलिए उसमें आए लाइफ में। जबकि ये वो प्रोफेशन होना चाहिए, इतना ल्यूक्रेटिव होना चाहिए कि जो लोग बहुत कुछ कर सकते थे और कर चुके हैं वो आए यहाँ पे, क्योंकि ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे हमारे इंडिया का। यही डिसाइड करेंगे। और वो कब आएंगे? जब आप उनको उस प्रोपोर्शन में पे करोगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सैलरी टीचर्स की काफी कम है और जो काफी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल बनते हैं उतने कम सैलरी में वो काम करने को रेडी नहीं रेडी होते हैं वो, क्योंकि वो कुछ और कर लेंगे। अब एक बंदा है, ठीक है, उसने लेटेस्ट वो एआई पढ़ा सकता है, उसने 10 साल काम किया है
एक टीसीएस में ही काम करा, अब वो शिफ्ट करना चाह रहा है टीचिंग की तरफ। उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 4 लाख रुपए महीने की। अब वो चाहता है स्कूल में वो एआई सिखाना। स्कूल उसको बोलेगा एक काम करो, आप 20,000 रुपए महीने पे आ जाओ। उसकी भी तो फैमिली है ना, बिल्कुल, कभी कोई एग्री नहीं करेगा। उसकी भी फैमिली, उसका भी उनको खिलाना है, फीड करना है, अपना एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, वो कैसे आएगा? बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जरूरत है। तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मैं तो बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो उन टीचर्स को नहीं पता है यही क्या है। बिल्कुल, उनको एक कोर्स मॉड्यूल दे दिया, वो पढ़ा के आते हैं। तो एआई और न्यू वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं कि अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, गूगल नहीं होता था, हमें सारी चीजें टीचर से समझनी होती थी, पढ़नी होती थी, खुद सीखना होता था, बुक्स पढ़ने होते थे, तो बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन हम गैदर करके अपने माइंड में फीड करते थे। और अगर हमें एक लेटर भी लिखना है तो वो भी हमें खुद से ही लिखना होता था, हमारे माइंड में जो आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बच्चे हो या बड़े हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो, सारी चीजें वो टाइप करें। पहले गूगल पे करते थे, अब तो चैट जीपीटी पूरा दे दे रहा है कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, आप मुझे बना के दे दो, तो वो बना के बहुत बेहतरीन तरीके से दे देता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लोग अपने आईक्यू लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिव कम हो रहे हैं क्योंकि चीजें बहुत ईजी टू एक्सेस हो गई है? इस पे ना मैं अपने एक सीनियर एलमनाई से बात कर रहा था कुछ समय पहले। वो भी एक एआई कंपनी चलाते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ हमारा। तो देखिए 2000 अर्ली 2000s में ना इंटरनेट आया इंडिया में, और 1990s में वेस्ट में। उसने नॉलेज को इरेलेवेंट कर दिया, नॉलेज रिडंडेंट हो गया। सच्चाई यही है, क्योंकि पहले नॉलेज था इंसान जो माइंड में कैरी करके चलता था, अब तो अब एक क्लिक से सब कुछ मिल जाता था इंटरनेट आने के बाद। एआई जो है ना वो इंटेलेक्ट को इरेलेवेंट कर रहा है, या इरेलेवेंट कर रहा है, या फिर मैं थोड़ा और अच्छा वर्ड यूज करूं तो इंटेलेक्ट में इक्विटी लेके आ रहा है वो। इक्विटी, तो वहां पर क्या है, अब देखिए एवरेज यूरोपियन की आईक्यू एक एवरेज इंडियन से ज्यादा होती है। मतलब अब यहाँ पे लोग, ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट जो सच है, जो रिसर्च में रिसर्च के अकॉर्डिंग है। तो लेकिन अब उसके कारण वो जिस तरीके से चीजों को डेवलप, ऐसे चाइनीज ही हो गए। चाइनीज की आईक्यू मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिक्स एंड कोडिंग वगैरह में इंडियन से काफी अच्छी होती है। तो वो यहाँ आईक्यू पे है, इंडियन इस आईक्यू पे है। बट एआई की मदद से ये और ये जो डिफरेंस है ना, ये रिलेवेंट नहीं रहेगा। जो ये जो गैप है ना, वो एआई ब्रिज कर देगा, अब दोनों सेम आईक्यू पे है। तो अब जो ये बना सकता है वही ये भी बना सकता है, बिकॉज ये जो गैप था वो एआई ने ब्रिज कर दिया। तो पॉजिटिव अगर हम लें इसको, पॉजिटिव सेंस में, कि अब एक इंसान जो एवरेज आईक्यू का है वो भी वो सारी चीजें बना सकता है। चाइना ने अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एआई में फीड कर दिया, जिसे हम इंडियंस भी यूज कर ले रहे, पूरी कंट्री यूज कर सकती है। ये एक एस्पेक्ट है, सिर्फ एक एस्पेक्ट है। एआई की वजह से और भी ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। इनफैक्ट डीपसीक के अंदर तो अपना सारा जो है ना, सारा कोडिंग वोडिंग सारा ओपन सोर्स रखा है सब। इसलिए तो एक रीजन की पॉपुलैरिटी का ये भी है कि ओपन एआई ने क्लोज कर दिया सब कुछ, पर डीपसीक ने सब कुछ ओपन रखा है। तो कोई भी इंसान डीपसीक के बस कोड उठा के वैसा ही एक मॉडल बना सकता है, सेम, हाँ, चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से। ओके, तो बहुत ईजी रहेगा अपना टूल बनाना। इजी फिर भी नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें ट्रेन करने के लिए, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, यू नीड जीपीयूज। और जीपीयूज बहुत, क्या होता है? हाँ, तो जीपीयूज ना, आप उसको ऐसे समझिए प्रोसेसर्स हैं वो, एक तरीके से प्रोसेसर्स हैं, और बहुत हाई एंड प्रोसेसर चाहिए होते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, एनवीडिया। वो यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी एनवीडिया। और जितने भी आप एआई कंपनीज देख रहे हो, चाहे ओपन एआई हो या मेटा जिस एआई पे काम कर रही है, अमेजोन काम कर रही है, सब उसके जीपीयूज लेते हैं। अब ओपन एआई ने अपना मॉडल जो चैट जीपीटी है ना, उसको ट्रेन करने के लिए 10,000 जीपीयूज यूज किया। जीपीयूज बहुत महंगे होते हैं एनवीडिया के। 10,000 जीपीयू खरीदने के लिए दे स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बिना ट्रेन होगा नहीं उतना। हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर में अगर हम चाहे ना उस लेवल का मॉडल बना देना, वो नहीं होता है। वो आपको चाहिए उसके लिए। लाइक आप न्यूरोस बोल सकते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में होते हैं, तो एक तरह की न्यूरोस बोल सकते हैं। वही एक तरह बोल सकते हैं, न्यूरॉन जैसे ब्रेन है ना हमारा, वैसा ही बहुत सारे ब्रेन्स लेके आ गए जो बहुत पावरफुल ब्रेन्स हैं, उसको लेके आ गए और उससे ट्रेन कर रहे हैं। अब एक तो एस्पेक्ट है कि पैसे, एक नॉर्मल स्टार्टअप फाउंडर्स के पास उतना मिलियंस ऑफ डॉलर होता नहीं है जो वो बना दे। बिल्कुल, या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, या तो वो बड़ी कंपनीज का बैकिंग हो उनके पास, ठीक है। सेकेंडली, यूएस ने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है
यूएस के बाहर की कंपनीज को एनवीडिया के चिप्स देने पे एक रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर ठीक है। चाइना ने कैसे बना लिया? हाँ, तो यूएस ऐसा बोल रहा है कि चाइना ने इलीगली प्रोक्योर किया वो चिप्स, ओके। कहीं से दे डिड इट, और उसका यूज करके उन लोगों ने बनाया। पर चाइना इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चाइना ने हो सकता है अपना प्रोसेसर बना लिया। एनवीडिया इकलौती कंपनी है, पर क्या इकलौती है वो? हो सकता है चाइना में भी कोई कंपनी हो। तो अभी इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है। चाइना कुछ बोलते ही नहीं इस पे। ओके। वो बना दिया, वो मस्त है। ठीक है। अभी चाइनीज में सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है चाइना में। बिल्कुल। तो वो दूसरा है, वो लगा रखा है रिस्ट्रिक्शन। इंडिया भी 2027 तक ना, इंडिया की सारी कंपनीज मिलकर सिर्फ 1 लाख जीपीयूज ले सकती हैं एनवीडिया से। सिर्फ 1 लाख। एक मॉडल ट्रेन करने में 10,000 जीपीयूज लगे ओपन एआई को, चैट जीपीटी के। तो ऐसी टोटल कितना, 1 लाख। मतलब आप अगर उस वैसा ही 10 और बनाओगे, 10 और की कैपेसिटी है जीपीयूज में। अब यहाँ पे वो एस्पेक्ट भी आ गया ना कि हमने काम ही नहीं किया इस सब चीजों पे, बिल्कुल, प्रोसेसर्स बनाने में। हम दूसरी कंट्रीज के टूल्स यूज कर रहे हैं, अपना सारा डाटा दूसरी कंट्री में सेंड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली से ये भी कह सकते वो हैं। भी कर सकते हैं, हम सेंड कर रहे हैं, और हमने इतने सालों तक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसर्स पे ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो एनवीडिया बन गया मार्केट लीडर, कोई और कंपनी ने भी ध्यान नहीं दिया। राइट। और यहाँ के जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वो भी फॉरेन में जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। यहाँ नहीं रह रहे हैं। जो 95% की बात कर रहे हैं शायद वही रह जा रहे हैं। ज्यादातर वही है, और जो हैं भी बेचारे परेशान हैं बहुत सारे। बिल्कुल। उनको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है। वो यूरोप चले जाते हैं, 4 बजे अपना लैपटॉप ऑफ करके एंजॉय करते हैं। यहाँ का वर्किंग कल्चर की वजह से भी लोग भाग रहे हैं यहाँ से। बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है वो। अगर बात करें म्यूजिक की, तो या पोएट की भी बात करें, पोएम की भी बात करें, तो एक पोएट एक पोएम लिखने के लिए काफ़ी दिन लग जाता था, महीनों लग जाता था। उसकी फीलिंग्स होती थी, माइंड में बहुत सारे शब्द आते थे, तो उसके हिसाब से वो एक कविता बनाता था। आज के टाइम में आप बताओ कि इस टाइप का मुझे पोएम चाहिए, तो वो पोएम बना के दे दे रहा है, गाने लिख के दे दे रहा है। तो ऐसे में आप क्रिएटर्स की भी जॉब बोल सकते हो खतरे। क्रिएटर, मुझे लगता है कि क्रिएटर्स उन एआई टूल्स को अच्छे से यूज करें तो जॉब नहीं जाएगी, सपोर्ट हो जाएगा। मैं ऐसे सोचो, आप एक जो क्रिएटर है, ठीक है, एक इंसान है जिसको क्रिएटर बनना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस समझते हैं। उसको एक रखना पड़ेगा, और वो क्रिएटर, लेटर सपोज म्यूजिक क्रिएटर है, उसको एक जन रखना पड़ेगा जो सारा लिखे, म्यूजिक का कॉम्पोजिशन लिखे। एक जन जो शायद वही है वो जो गाना गाए, ठीक है। कुछ लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं, कुछ लोग हैं जिसको एडिट करे उसको। ये सारा कुछ चाहिए होगा उसको। अब एआई टूल्स की मदद से वो सारा काम इनसे करवा सकता है, और वो अकेला बंदा एक क्रिएटर बन सकता है, एक कंपनी रन कर सकता है क्रिएशन की। ओके, इसका पॉजिटिव साइड है, गुड एस्पेक्ट्स बता। पॉजिटिव साइड है। हाँ, लेकिन बैड क्या है, उन सब के जॉब से चले गए ना जो उनके साथ काम कर सकते थे। तो क्रिएटिव लोग रहेंगे, और एआई जो है ना वो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक हमने बात की, इतने सारे जॉब जा रहे, लेकिन कुछ न्यू जॉब्स क्रिएट भी तो हो रहे होंगे। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए, अभी ना बड़े इंटरेस्टिंग जॉब्स आपको दिखने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इसके कारण लीगल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे एआई से रिलेटेड, ठीक है। तो लीगल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, तो आप देखना लॉ में एआई आएगा। कुछ लॉयर्स होंगे जो सिर्फ एआई लॉयर्स कहलाएंगे, उस टाइम में आपको दिखेगा। जो ऐसे होंगे जो टेक सेवी होंगे, जो एआई की चीजों पे काम कर पाएंगे। जैसे आईपीआर लॉयर्स होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉयर, वो भी थोड़े टेक सेवी होते हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकल चीजें होती हैं। तो इसका मिसयूज भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। होंगे, हर चीज के होते हैं, टेक्नोलॉजी हो भी रहे। आप देखो, अभी तो आप देखना ना, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इंसान वैसा ही दिखेगा, वो इंसान वहां पे था नहीं, और उसका आपको वीडियो दिख जाएगा। राइट। और ये हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ज्यादा होगा। उनकी इमेज खराब करने के लिए तो बहुत होने वाला है आगे के टाइम में। अब इसको कैसे रोकना है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव एवरीथिंग, एंड कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर ऐसी चीजें अगर आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि ऐसी चीजें भी पॉसिबल है करना एआई टूल के थ्रू, तो आपको नहीं लगता है कि ये बनाना ही इलीगल है? क्योंकि अगर कोई बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है और उसे वहां पे शो करना आपको, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज के पर्पज से ही बन रहा है।
हाँ, कह सकते हैं एक एस्पेक्ट तो है कि अगर हम गन की बात करें तो गन के दो एस्पेक्ट्स है, एक तो आप खुद को सेव करने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हो, और दूसरा बैड है कि आप मर्डर करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जो बंदा वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था, अगर आप उसको वहां पे दिखा रहे हो, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आ रही है कि वो उसके साथ था नहीं लेकिन किस वाली सीन दिखा दे रहे, बहुत सारी चीजें दिखा रही है। तो अगर इस तरह का कोई चीज आप ला रहे हो टूल में, तो ये इसका तो सिर्फ मिस यूज ही हो सकता है, तो ये चीजें ऐड करना ही इलीगल है। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस पे लेजिस्लेशंस एज सच एआई के रिस्पेक्ट में नहीं है। लेजिस्लेशंस हैं जो इनके साथ डील कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल जो आपने एग्जांपल दिया कि एक्स पर्सन है, वाई पर्सन है, और दोनों की फोटो मिला के एक वीडियो बना दे दिया जो कि बहुत लोगों को आपत्तिजनक लगेगी। बिल्कुल। ऐसा कोई वीडियो बना दिया, अब वहां पे अगर मान लो वो वीडियो एक्स पर्सन ने बनाया तो वाई के राइट्स वायलेट करे उसने, वाई ने बनाया एक्स के राइट्स वायलेट किए, किसी तीसरे ने बनाया तो दोनों के राइट्स वायलेट करे। तो ऑलरेडी जो लॉज है उसमें इसके लिए तो प्रोविजंस हैं, पर एआई की मदद से ये हो रहा है ना, तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं स्पेसिफिकली एआई के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को कुछ बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा कि ऐसे टूल्स बने ही ना। क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनकी छवि भी खराब हो सकती है, जिससे पूरे देश को ही खतरा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब तक ये किसी बड़े लोगों के साथ नहीं हुआ तब तक शायद नजर ना जाए, पर जब होगा तो नजर जाएगा लोगों का कि ये चीज गलत है। लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं लॉ इन्फोर्समेंट पे, वो लोग भी बहुत सारे इसको डील करने के लिए एबल नहीं है। उनकी एजुकेशन वैसी नहीं है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा आपको। राइट। आप सोचो जो पुलिस जो 20-25 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन करा था, वो पुलिस का एसएचओ एक थाने का, उनको समझ दिलाने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ ऑटोमेशन की बात करें या जो आज के टाइम में गाड़ियाँ चल रही है, तो 65% से ज़्यादा चाइना ने सेल किया है पूरे कंट्रीज में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर देगा। ऑटोमेटेड गाड़ी है ना, ऑटोमेटेड गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक पे भी ये इम्पैक्ट डाल सकता है। डाल सकता है। और टेस्ला ने तो अपना यूएस में एक स्टेट में उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे उबर होता है ना, उसकी जगह एक सेल्फ ड्राइविंग कार सर्विस भी लॉन्च किया है एज प्रोटोटाइप। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? मतलब हमारे मतलब इंडिया में या कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है ऑलरेडी, हम लोग तो प्रेजेंट है ये सारी चीजें करने को, तो क्यों एआई को क्यों लाना, सेल्फ ऑटोमेशन कार क्यों बनाना? देखिए, वो एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय, ये सोचना बहुत अच्छी, मतलब ऐसा हम सोचेंगे, और एज अ पर्सन हु इज सीकिंग अ जॉब और हु वांट्स टू बी इन द जॉब मार्केट। पर एज अ बिजनेस सोचिए, बिजनेस को तो प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, रेवेन्यू, एफिशिएंसी। ड्राइवर्स की भी जॉब खतरे में। तो वो क्या करेगा, एक जन को जब वो 20,000 महीना दे रहा है, उसके जगह एक एआई टूल जो उसके 1,000 रुपए कॉस्ट कर रहा है, वो तो उसका यूज करेगा ना वो ऑटोमेशन में। तो ऑल्दो इंडिया के लिए, जिसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमें लग रहा था ना कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होगा, हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग बहुत है। लेकिन अभी एआई के कारण ऐसा दिख रहा है कि जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है ना, दे आर एट एन एडवांटेज। क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कोरिया है, वो लोग रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं एआई में। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, क्योंकि बस लोग कम है, तो काम करने के लिए चाहिए एआई, है ना। लोग को मैनेज करना मुश्किल है, एआई को मैनेज करना आसान है। सारी कंट्रीज में बैन भी है। यूरोप ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इसमें। यूरोप ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, क्योंकि वो ऐसे भी बहुत एथिकल चीजों को लेके चलते हैं यूरोपियन कंट्रीज। बट जो ये कंट्रीज है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहां पे एडवांटेजियस हो रहा है। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, अब देखना, अभी यहाँ के वर्कर्स जाते हैं मिडिल ईस्ट काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर ज्यादा है, वहां पे कम है। अब अगर वो काम एआई कर रहा है, उसमें से 50% काम, तो वो वर्कर्स के जॉब भी गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जो रेस चल रही ह्यूमंस एंड एआई के बीच में, एक कंपटीशन आप ये कह सकते हो ना कि सारे ह्यूमन के साथ ही एआई टूल का हो रहा है, क्योंकि उस जो काम इंसान कर सकता है सारे काम वो कर रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि रेस में वो ह्यूमन से आगे निकल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आने की जो बात हो रही है, क्या ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? ये अगर आया, और जैसा हम अभी इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अगर आ गया तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है।
और इसी चीज पे तो इवन इलॉन मस्क ने काफी कुछ बोल रखा है, बहुत सारे क्या बोल फील्ड रखा के है? हैं। उन्होंने बोला, इलॉन मस्क से सवाल पूछा गया कि आपको हम्म। क्या लगता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एआई ह्यूमन से आगे निकल जाए और हमें गुलाम बना ले? तो वो बोलता है, बिल्कुल। फ्रैंकली आई डोंट नो। हम्म। इलॉन मस्क, द जीनियस, फाउंडर ऑफ 7 कंपनीज, जो सारे के सारे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, वो बोल रहा आई डोंट आई नो। डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हो गया तो साइंस फिक्शन मूवीज में जो हम देखते थे ना, कि ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर और ये सारी सारी चीजें, हो सकता है ऐसा कुछ। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जो जो रिसर्चर्स है, जो इस टूल्स पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत, और वो कंपनीज जिनको बिलियंस ऑफ डॉलर है तो इसको। कहीं ना कहीं इन टूल्स को ट्रेनिंग भी बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देने की जरूरत है हम्म, कि वो हम ह्यूमंस पे हावी ना हो। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम पे वो हावी ना हो, तो इस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी है कि हमारे अकॉर्डिंग ही वो चीजें करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एआई में सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि एआई खुद लर्न करे, ताकि ह्यूमन का काम कम हो जाए। लेकिन जब वो सेल्फ लर्न करेगा ना, उस लेवल पे करेगा, तो आपकी बात क्यों सुनेगा? सेल्फ डिसीजन मेकर हो जाएगा वो। ये एस्पेक्ट है। तो अब थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आते हैं, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। तो जैसा आपने एक और सवाल पूछा था कि कौन से नए जॉब्स आ रहे हैं ना, उसमें एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जॉब भी बहुत लाइमलाइट में है। ठीक है। Okay. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो होता है जो एआई टूल को या मॉडल को सही से इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसको क्या काम चाहिए, Okay. बदले में एआई उसको आंसर देता है। Okay. और लोगों को लगेगा तो बहुत आसान है कि चैट जीपीटी में क्या, मैंने कुछ लिख दिया, आंसर दे दिया। पर आई कैन गिव यू अश्योरिटी, 99% लोगों को सही से प्रॉम्प्ट देने नहीं आता है। आप प्रॉम्प्ट देके एआई से बहुत सारे काम करवा सकते हो, प्रॉम्प्ट सही से देना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए, उसको सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे मार्केट में, Okay. जो लोग सिखा रहे हैं, और ये एक अलग स्पेस खुल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं आपको। लेट अस सपोज मुझे एक ना एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाना है। Okay. ठीक है, मुझे एक एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाना है, और एक टूल है, उस टूल को यूज करके bolt.new एक टूल है, एआई टूल है, जिससे बिना कोड किए आप कोई भी ऐप बना सकते हो, वेब ऐप। ठीक है। मैंने उस पे प्रॉम्प्ट दिया, मेरे को ये चाहिए। ठीक है। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हो कि एस्ट्रोलॉजी का ऐप चाहिए, उसका विजुअल कैसा चाहिए, उसमें कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे चाहिए, उसमें कितने विंडो होने चाहिए, उसमें क्या यूजर का जो इंटरफेस है कैसा होना चाहिए, यूजर जर्नी कैसे होनी चाहिए, रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा, वो हर चीजों पे बारीकी से मुझे उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तब जाके वो मुझे वो ऐप देगा, एक्यूरेट वो बना के देगा जो मुझे चाहिए। और इसमें आइटरेशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ना, आप एक बार कुछ दे रहे हो प्रॉम्प्ट, उससे आपको आपके मन के हिसाब से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार दोगे, कुछ मिला, उसने कुछ एक आपको बना के दिया, आपने फिर उस पर इम्प्रोवाइज किया, एक नया प्रॉम्प्ट दिया, एक नया प्रॉम्प्ट दिया, ऐसे आप कई बार प्रॉम्प्ट दोगे, फिर जाके आपको ये मिलेगा जो आपको चाहिए। परफेक्ट पहली बार में नहीं मिलता है। ह्यूमन से हम, और वो भी एआई ही है। राइट। तो इट कैन बी अ वेरी गुड असिस्टेंट, पर असिस्टेंट से काम कराने के लिए ऐसे समझो आप, वो एक इंटर्न है, एआई एक इंटर्न है। ठीक है, जिसको इसके पास सारा नॉलेज, सारा स्किल है, पर इंटर्न को आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा क्या चाहिए आपको। अब आप ऐसे बैठ रहे हो, इंटर्न को आप बोल रहे हो यार मेरे लिए चाय ले आओ। ठीक है, अब चाय में चीनी आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, चाय में दूध कितना चाहिए, कितना गर्म चाहिए, मशीन की चाय चाहिए, चूल्हे की चाय चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। आपको एक एक चीज उसे डिफाइन करनी होगी, बताना होगा, तब एज इट इज वो आपको आपके अकॉर्डिंग बना कर देगा। जैसे आपने चाय का एग्जांपल लिया, आपने इंटर्न को बताया नहीं कि चाय कैसे आप पीते हो, मे बी आप फीकी चाय पीते हो, मीठी चाय बना के दे दे, देन आपको फिर से उसे बताना होगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बना के दो। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, राइट। तो वो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है जो आ रहा है, उभर के आ रहा है। यू विल ऑल्सो सी हैकिंग के फील्ड में भी एआई हैकिंग, ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स होंगे जो आएंगे आपके। एआई, अच्छा, एआई इंजीनियर्स बहुत अभी दिखेंगे आपको। एआई इंजीनियर्स मार्केट की डिमांड है, मार्केट की डिमांड है। एआई इंजीनियर जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करेंगे, एआई इंजीनियर जो कि
आपके बिजनेसेस के लिए काम करेंगे, एआई इंजीनियर्स जो अलग अलग बिजनेसेस के लिए काम करेंगे, वो सब कुछ दिखेगा। ये भी एक नया डिसिप्लिन आपको बहुत दिखेंगे। और जैसे ये आपने एक वर्ड यूज किया डिसिप्लिन, तो कहीं ना कहीं जब एआई टूल हम लोग बना रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे डिसिप्लिन वे में उससे ट्रेन किया जाए, राइट, ताकि वो हम पर हावी ना हो आगे। ठीक है। बहुत जरूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, इस पूरे इकोसिस्टम की। उसमें वो रिसर्चर्स भी आते हैं, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, आपके ऐसे जो यूजर्स भी आते हैं जिसको वो यूज करते हैं। उसमें आपके गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल है उनका, उन सब का पूरे इकोसिस्टम का रोल है। एआई के हमने बहुत सारे गुड एस्पेक्ट्स एंड बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। नो डाउट कि बहुत सारी इससे जॉब्स जाएगी भी, तो बहुत सारे जॉब क्रिएट भी होंगे और हमें बहुत सारी चीज़ों से खुद को अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या बहुत सारे कंट्रीज ने इसे बैन भी कर रखा है, तो क्या एआई के बिना आज के टाइम में सरवाइव करना पॉसिबल है? अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो जिस तरह कंप्यूटर्स के बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, एआई के बिना भी सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके। अभी फिर भी कम दिख रहा है आपको। एक साल में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि 60% ऑफ द जॉब्स विल बी एक्सपोज टू एआई, जिसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि एफिशिएंसी हर किसी को चाहिए, बिल्कुल। हर किसी को, मुझे, आपको, बिजनेसेस को, हर किसी को एफिशिएंसी चाहिए। तो एआई के तो यूज करना पड़ेगा। लाइक हम लोग एआई यूज करके घर बैठे बहुत सारे काम इजीली कर ले रहे हैं, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अब ना मुझे एक हायर करना था, एक अपना असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मुझे हायर करना था, ईए। मैंने इंटरव्यूज लिए, मुझे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आया जो जैसा मुझे क्वालिटी चाहिए थी। तो मैंने ना एक एआई एजेंट बना दिया अपना असिस्टेंट के लिए। अब वो मेरे मीटिंग शेड्यूल करता है, मुझे रिमाइंडर्स देता है, मेरे लिए ईमेल्स करता है। तो मैं, वो जो एजेंट है ना, आई गिव एन एग्जांपल, तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया चैट जीपीटी से, ठीक है। तो अब क्या, मेरे पास कोई ईमेल आता है ना, तो मेरा सारे ईमेल्स, मेरा इनबॉक्स हर आधे घंटे पे रीड किया जाता है। वो रीड करता है चैट जीपीटी के थ्रू, वो रीड किया और उसके बाद वो कैटेगराइज करता है यस और नो में। मतलब जो ईमेल का रिप्लाई करना है यस, नहीं करना है नो, फ्लो में। नो वाले को उसने स्पैम में डाल दिया, यस वाले का उसने मेरे टोन और मेरे लैंग्वेज में ईमेल ड्राफ्ट करके ड्राफ्ट फोल्डर में रख दिया। मैं चेक करूंगा, मुझे सही लग रहा है, मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, वो ईमेल चला जाएगा। तो लाइफ इतनी इजी हो गई, तो उसके बिना सरवाइव करना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। नहीं, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ओके, तो ह्यूमंस के साथ एआई का बेस्ट कोलैबोरेशन मॉडल क्या हो सकता है? जो बेस्ट कोलैबोरेशन मॉडल है वो है ह्यूमन एज द मास्टर एंड एआई एज द सर्वेंट। राइट। उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर एआई को अगर मास्टर बना दिया जाए तो वो हमें सर्वेंट बना देगा, एंड ये बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगा। वो बहुत अच्छा सर्वेंट है, उसको सर्वेंट ही रहने दे। लाइक आप ऑर्डर कर रहे हो, वो काम करके आपको दे रहा है। वो क्रिएटिव काम हम अपने लिए रखेंगे, रखना चाहिए। जो बहुत ज्यादा इमोशनल काम है, क्रिएटिव काम है, जो रिडंडेंट टास्क है, जो हेवी लिफ्टिंग है, वो एआई को दे सकते हैं। बिल्कुल। और यही चीज है जो सस्टेनेबल रहेगी, यही रिलेशनशिप, इसे पैटर्न पे काम करना चाहिए। राइट। तो एआई के थ्रू आज हमने एआई की बहुत सारी बातें जानी, उसके गुड एस्पेक्ट्स क्या है, बैड एस्पेक्ट्स क्या है, कौन सी जॉब सिक्योर रहेगी और कैसे अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना है और किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, बहुत सारी चीज़ें समझी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।